तो बैटल ऑफ गाजा में बंधकों की रिहाई कैसे होगी, कब तक होगी, ये एक पेंच बनता जा रहा है, उलझता सवाल बनता जा रहा है। कहां तो 50 बंधकों का वादा था पूरा करने, उनको छोड़ने का, और कहां यह वादा पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी मौजूद हैं। 50 बंधकों को रिहा होना था, लेकिन 2 ही छूटे। जाहिर है इजराइल हमास जंग में संकेत खतरनाक हैं। भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती तेज हो गई है, तो इलाके में ईरान के मंसूबे भी आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। जी हां, कुल मिलाकर पूरी डिटेल सामने आई है और पूरा जो मिडिल ईस्ट खौफनाक जंग के मुहाने पर इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि हमास का अधूरा वादा क्या महायुद्ध करवाएगा। आपको बताएंगे रात के वक्त ऐसा क्या हुआ कि 50 बंधक की जगह सिर्फ 2 छूटे, सिर्फ 2। कहा जा रहा है कि हमास की कुछ शर्तों को मानना आसान नहीं था। बिल्कुल, और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन में लगातार देरी हो रही है। सवाल है कि क्या यह रद्द होगा। यह फैसला इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि साख दांव पर लगी हुई। बिल्कुल, बाइडेन जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या उसका मतलब यह है कि हमास से समझौता भी हो सकता है, यानी नेगोशिएशन। हम अपने एक्सपर्ट से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमास ने जो कुछ किया उसके बदले का भी दबाव इजराइल की सरकार पर है, इजरायली सत्ता पर है, तो जाहिर है गाजा पर बमबारी तेज भी हो सकती है, हमले बढ़ भी सकते हैं। जी हां, जंग में ईरान की एंट्री की खबरें लगातार आ रही हैं, संकेत भी मिले हैं, लेकिन भूमध्य सागर में यूएस की तैयारी भी पूरी नजर आ रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इससे जुड़ी एक एक खबर और पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट वॉर जोन से। हमास ने 2 बंधक इजरायलियों को रिहा किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को सौंपा। 85 साल की याचेवेड लिफ्शिट्ज रिहा की गई और 80 साल की नूरिट कूपर को भी रिहा किया गया है। 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। तो वादा 50 को रिहा करने का था, लेकिन आप देखिए कि 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कराया गया है। इसके क्या मतलब हैं? हमास की अगली योजना क्या नजर आती है? करेंगे इस पर बात। बिल्कुल, क्या ये रणनीति है कि कम बंधकों को रिहा किया जा रहा है? 2 बंधकों की रिहाई से जुड़ी और डिटेल क्या कुछ सामने आई है, इसको आपको बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, 2 इजरायली बंधक एक बार फिर रिहा की गए हैं। हमास ने 2 इजरायली महिलाओं को रिहा किया है और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, यहां से बंधकों को इजराइल के हवाले किया गया। बिल्कुल, और उम्र और मेडिकल आधार पर रिहा करने की बात कही गई, क्योंकि इन दोनों की उम्र बहुत थी। रिहा महिलाओं की उम्र 80 और 85 साल है, बुजुर्ग महिलाएं थी, और इस आधार पर इनको रिहा करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, हमास के पास 222 बंधकों के होने का इस वक्त आशंका है, अनुमान है, और शुक्रवार को 2 अमेरिकियों को भी छोड़ा गया था। अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है। बिल्कुल, और अमेरिका की बड़ी चिंता यही है कि अमेरिका के सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं। इसके अलावा अन्य देशों के भी बंधक इस वक्त हमास के पास हैं, तो उन देशों पर भी दबाव है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 50 बंधकों की रिहाई की डील में कहीं कोई अड़चन आ गई है। क्या है मामला, जल्दी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बंधकों की रिहाई का क्या हुआ? 50 नागरिकों को छोड़ने की डील चल रही थी। दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को छूटना था, उनको छोड़ा जा रहा था। जी, इसके अलावा कहा गया था कि कोई अड़चन नहीं आई तो कुछ ही घंटे में रिहाई हो सकेगी। रात में हमास के कब्जे से सिर्फ 2 नागरिक ही रिहा हुए। हमास की शर्तें पूरी न होने से डील में देरी की भी खबरें हैं। बिल्कुल, और अमेरिका की पहली चिंता नागरिकों की सुरक्षित रिहाई है, अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से आजाद कराना। और यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार नेगोशिएशन कर रहा है दूसरे देशों से, और दूसरी तरफ इजराइल पर भी ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने का दबाव बनाए हुए। और इस बीच एक और अपडेट है, गाजा को फ्यूल पर इजराइल का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। गाजा में फ्यूल नहीं जाने देंगे, नेतन्याहू के सलाहकार का बड़ा बयान है। सारे बंधकों की रिहाई के बावजूद फ्यूल नहीं जाने देंगे। फ्यूल को लेकर यह स्पष्ट संदेश है हमास को इजराइल की तरफ से। हमास ने यह शर्त रखी थी कि फ्यूल मिले तो हम बंधकों को छोड़ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे तमाम मेहमान एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दे, हमारे साथ है मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ है एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल यूएस राठौर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और महेश सचदेव, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल सिंह सर आप ही से, ये जो कंडीशन रखी गई है, अब छोटी बड़ी कोई भी शर्त
ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू सरकार इजरायल की सेना IDF मानने को तैयार नहीं है जब तक कि सारे बंधक छोड़े नहीं जाते। लेकिन इजरायल के लिए रवि, ये बंधक जो हैं उसका रिलीज़ होना बहुत ही उचित है। और छोटा देश है, पॉपुलेशन है, नेशनलिज्म बहुत है और देशवासियों की बहुत बड़ी मांग है। नेतन्याहू की पोजीशन भी कमज़ोर है, बेशक लड़ाई चल रही है, उसको रिप्लेस करने की भी मांग चल रही है। तो इसको मद्देनज़र में रखते हुए ये जो बंधक हैं इनको छुड़ाना बहुत आवश्यक है। परंतु इजरायली सरकार इस लड़ाई के मैदान हालात में झुकेगी नहीं, और ये भी उसके देशवासी जानते हैं इजरायल के, तो इसलिए वो भी शर्तें रख रहे हैं। अगर तो वो हमास से मांगे 6,000 का रिलीज हो और उनके जो कैदी हैं, वैसे ही इन्होंने बोला हम फ्यूल नहीं देंगे और ये जो गाजा से एड आ रही है उसको कट कर देगा इजरायल, और बमबारी अपनी जारी रखेगा। ऑलरेडी उन्होंने कल अपने रेड्स आरंभ कर दिए हैं टैंक और इन्फेंट्री के, उसको और करेगा और इससे हमास को और दबाव में डालेंगे। बेशक ईरान उनको भड़का रहा है। मतलब अगर सिंह साहब हमास जो है वो अगर घुटने पे लाना चाह रहा है इजराइल को, तो कि इजराइल उनकी शर्तें मानेगा? इजराइल एक सेंटेंस में मेरे समझ के मुताबिक इजराइल उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। वो अपना ऑपरेशन प्लान पूरा आरंभ रखा हुआ है और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब ये नेगोशिएशन नहीं की जाएगी और अंततः कोशिश ये होगी कि हमास का खात्मा हो। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अमेरिका को इजरायली तैयारियों पर शक है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर शक है। गाजा में इजरायली कामयाबी को लेकर चिंता है और मदद के लिए अमेरिकी जनरल भी इजराइल में मौजूद हैं इन सबको सुपरवाइज करने के लिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात की है। सिंह साहब मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है सर, लौटेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और जल्दी से हम कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं इस ऑपरेशन को लेकर उसको हम समझते हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको लेकर यूएस की अपनी चिंताएं क्या हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका की चिंता किस तरह की है। जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से हम इस पर नजर डालेंगे। जो फैक्ट्स हैं अभी तक इस पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, अमेरिकन अप्रोच को लेकर, वो यूएस की नजर में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली तैयारी संदिग्ध है, यानी अमेरिका को 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्री से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बात की है और इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ने पूरी तैयारी होने पर भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कहा है। और पेंटागन ने 3 स्टार मरीन लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन को इसके लिए भेजा है और इजरायल को अर्बन वॉर में मदद के लिए इजरायली ऑफिसर्स भेजे हैं, उनको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो अमेरिका की यानी जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन, उसकी सफाई क्या आपको बता दें, जनरल ग्लेन इजरायल के लिए फैसले लेने के लिए नहीं है, ये सफाई के तौर पर कहा जा रहा है। जनरल ग्लेन गाजा में किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अमेरिका जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं, समझते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में जो इजरायल के सामने है वो चुनौतियां क्या क्या हैं, इजरायल के सामने क्या चैलेंजेस हैं। गाजा ऑपरेशन की 3 चुनौतियां आपको बताने जा रहे हैं। पहली चुनौती सैन्य चुनौती है, इलाके की घनी आबादी, टनल्स का जाल, तैयार बैठे हमास के लड़ाके, ये बहुत बड़ी चुनौती है। रवि, बिल्कुल, टनल्स का नेटवर्क एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज। और कूटनीतिक चुनौती क्या है? दुश्मन पड़ोसियों का घेरा, मिडिल ईस्ट के समीकरण, सहयोगियों का रुख, ये वो बातें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो इजरायल हो या अमेरिका हो। जी हाँ, और तीसरी बड़ी चुनौती राजनीतिक चुनौती भी है। बंधकों की सुरक्षा, घरेलू मोर्चे पर सहमति, ये भी एक तरह से चुनौती है। तो देखिए, ये 3 चुनौतियां हमने आपको बताई, राजनीतिक चुनौतियां हैं। एम्बेसडर सचदेव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो राजनीतिक चुनौती है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई भी हो जाए, और एक कहावत कही जाती है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्या ये इजराइल कोशिश करेगा कि बंधक सभी छुड़ा लिए जाएं और उस नेगोशिएशन में कामयाब हो जाएगा? प्रयास तो यही होगा और सबसे अच्छा समाधान यही होगा। लेकिन इस बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि जब विदेश से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्तर के लोगों को इजराइल आने की अनुमति दी जाती है, तो उसका मतलब है कि जब तक वो वहाँ पर इजरायली ज़मीन पर हैं तब तक इजराइल हमला नहीं करेगा।
तो अगर मैक्रोन आज हैं और कल को कोई और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मित्र देश का आता है तो उस दौरान हमला नहीं होने वाला है, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने आज सुबह एक नया प्रस्ताव लॉन्च किया है जिसमें कि कुछ रियायतें दी गई हैं हमास के बारे में और मानवीय तथ्यों को ऊपर लाया गया है। तो अगर इस पे वोट होना है तो वो परसों इस पे वोट होने वाला है। इससे पहले लड़ाई शुरू करने का तो यानी जंग के मैदान के बाहर ऐसे बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जिससे कोई रास्ता निकल सके। हालांकि अभी भी स्टेटस को बना हुआ है, जो जहां है उसी स्थिति में है। और देखिए गाजा में से खबर क्या आ रही है, अस्पतालों पर जो स्थिति है, अस्पतालों पर जो एक आफत टूट रही है, उससे जुड़ी ये खबर है। गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल में अंधेरा, फ्यूल खत्म होने से बिजली गुल हो गई, बिजली ना होने से मेडिकल सुविधाएं बाधित है, बिजली नहीं होने से अस्पताल में अफरा तफरी है, ईंधन की कमी की वजह से बंद की गई अस्पताल की बिजली। तो देखिए बिजली नहीं है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल के टॉर्च को जलाकर ही किसी तरीके से इस अस्पताल में जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। अस्पतालों की हालत क्या है बिना बिजली के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के खिलाफ ईरान की खतरनाक तैयारी है। जी हां, ईरान समर्थित लड़ाके यूएस के खिलाफ तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस को जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये युद्ध जो है वो सक्रियता बढ़ाते हुए अमेरिका वर्सेस ईरान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल ईस्ट में जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। और आइए समझते हैं कि ईरान आखिर अमेरिका के खिलाफ क्यों है, आर पार की जंग के लिए तैयार क्यों नजर आ रहा है, ईरान को क्या बेचैनी है। तो देखिए अमेरिका वर्सेस ईरान की स्थिति मिडिल ईस्ट के मैदान में, ये दो एक ट्रेडिशनल दुश्मन भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। इजराइल वॉर को ईरान अपने लिए मौके की तरह देख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और अमेरिका को सबक सिखाने का ईरान के लिए यह मौका हो सकता है। इसके अलावा फिलिस्तीन की वजह से मिडिल ईस्ट के देश यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने इलाके में अमेरिका को चुनौती देना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। रूस, चीन जैसे देशों का समर्थन ईरान को है और इससे उनको और मजबूती मिल रही है। नाटो देश तुर्की के खुले इजराइल विरोध से भी यूएस को परेशानी है। मेरा यह सवाल एम्बेसडर सचदेव आप ही से होगा, ये जो एक सिचुएशन हमें दिख रही है, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें कुछ ट्रेडिशनल दुश्मन जो हैं एक जगह हो रहे हैं ताकि अमेरिका को घेरा जा सके, रूस से लेकर ईरान और साथ में हम तुर्की को भी देख रहे हैं। आपको कोई प्रोबेबल कोalition दिख रहा है क्या? ये कोई नेचुरल रियल कोalition हो सकता है जो अमेरिका को किसी लंबे ट्रैप में फंसा ले? ईरान और उसके समर्थक जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता, इस तरह का एक गठबंधन बनाया जा सकता है, पर इसको सरकारी कोएलिशन देना गलत होगा। दूसरी ओर जो सुन्नी लोग हैं, जो अरबों के सुन्नी राज्य हैं गल्फ़ में ख़ास तौर पर, उनको हमास से कोई ख़ास उनका समर्थन नहीं है। क्योंकि वे समझते हैं कि हमास एक राजनीतिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अगर समर्थन दिया गया तो उनके अपने मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे समुदायों को बल मिलेगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो गोलबंदी है ईरान जो करने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देश उनके पक्ष में आ जाएं और वो अमेरिका से वो उस बात की दुश्मनी निकाले, इस बात का अवसर है, तो ये कितना कामयाब होगा? आगे सवाल मैं पूछूंगी। कर्नल राठौर आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर है, गाजा में रात के वक्त फिर बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची है। बमबारी से कई रिहायशी बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई है। और देखिए हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेबनान से हो रहे हमले का दिया है जवाब। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूं। आप जैसा कि आपने हमने इससे पहले एक डिटेल बताई थी कि ईरान वर्सेस अमेरिका ये युद्ध सामने आ रहा है, आप कितनी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि ईरान अपनी सेना को जंग में उतारेगा? देखिए, ईरान ये जो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ से मीलों दूर है, तो फिज़िकल
कॉन्फ्लिक्ट में उतरना ईरान के लिए संभव नहीं है। हालांकि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड की यूनिट्स लेबनान में और सीरिया में हैं, तो ईरान जो है इसका समर्थन यही होगा जैसे कि अपने इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स कार्यरत है इराक में और सीरिया में, जिसने अटैक भी किए हैं अमेरिकन बेसेस के ऊपर, वो चलता रहेगा। बाकी जो समर्थन है हमास को, हिजबुल्लाह को, वो चलता रहेगा। और एक गोलबंदी हम देख रहे हैं कि ईरान के पास आज विदेश मंत्री लावरोव गए हुए हैं, चीन के विदेश मंत्री ने हमास के बारे में बड़े अच्छे शब्द बोले हैं। तो ये एक वो गोलबंदी चल रही है। और इसके साथ अगर हिजबुल्लाह मैदान में उतरता है तो ऐसा ये भी चीज देखने को मिलेगी कि ईरान ने ऐसा लग रहा है हथियार दिए उनको कि जो मौजूदा वैश्विक माहौल है उसमें ईरान अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की भी कोशिश कर रहा है, और ये जो नजदीकियां दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। और राजेश सर, मैं अगला सवाल आप ही से करने वाला हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और उसके बाद लौटते हैं आपके पास। हमास से समझौते पर बाइडेन का बड़ा बयान, बंधकों की रिहाई तक कोई शांति समझौता नहीं, ये क्लियर किया है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है पहले बंधक रिहा हो और उसी के बाद कहीं कोई बातचीत हो, नेगोशिएशन हो। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टैंड निधि साफ हो गया है हमास को लेकर। बिल्कुल, आइए कुछ डिटेल्स और आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, समझते हैं कि मायने क्या हैं इसके। क्या इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले हमास से समझौता मुमकिन है? क्या बंधकों की रिहाई के बाद हमास इजराइल शांति की पहल होगी? बिल्कुल। और फिर नेतन्याहू के हमास के पूरी तरह खात्मे का ऐलान का क्या होगा, जो उन्होंने युद्ध का सबसे बड़ा कारण बताया? क्या अमेरिका की चिंता बंधक बने अपने नागरिकों की ही है या उससे आगे की बात है? क्या घर में कमजोर होते नेतन्याहू के फैसलों को लेकर यूएस सतर्क है? ये तमाम सवाल हैं राजेश सर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका की चिंता अपने बंधक है, नेतन्याहू की चिंता है कि जो हुआ है इजराइल की इमेज को जो धक्का लगा है उसको एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। टोटल एनाइलेशन ऑफ हमास, पूरी तरह से हमास का खात्मा। क्या दिखाई देता आपको? अमेरिका कहां तक इजराइल के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। ये जो बंधकों की बात हो रही है, इसमें अगर आप पुराना इतिहास देखें बंधकों का, जब भी नेगोशिएशन हुई है बंधकों के ऊपर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुई हैं और इम्पॉसिबल शर्तें रखी गई आमने सामने। जब एक इजरायली सोल्जर के लिए 1000 से ऊपर बंधकों को भी रिहा किया गया था। लेकिन जब भी बंधकों के, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं ये सिर्फ बंधकों के ऊपर नहीं है, बंधकों की बोन्स के ऊपर भी हुई हैं। मतलब जो हड्डियां रह गई थी उनके ऊपर भी नेगोशिएशंस हुई हैं पास्ट में। तो और इसमें हम जो सबका एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बड़ा दोगलापन है, कहते कुछ हैं करते कुछ और है। ये तस्वीरें बताना बहुत जरूरी है। इमैनुअल मैक्रों, देखिए फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं इजराइल की धरती पर और उनकी मुलाकात अब नेतन्याहू से होगी। ये बहुत अहम है, बहुत अहम पड़ाव है। देखिए अलग अलग देशों के जो नेता हैं वो आ रहे हैं इजराइल और अपनी अपनी समर्थन, अपनी सहानुभूति ज़रूर जता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एकजुटता दिखाने की एक पूरी कोशिश है। मैक्रों को आप देख रहे हैं इजराइल में पहुंच चुके हैं, नेतन्याहू से इनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात बहुत बड़ी होगी। दुनिया के पटल पर ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि जो बाइडेन सबसे पहले आए थे, उसके बाद अलग अलग मुल्कों के नेता लगातार आ रहे हैं और जंग के बीच इजराइल पहुंचे हैं मैक्रों। तो देखिए लगातार दौरे चल रहे हैं और ये एक अहम विजिट कह सकते हैं। मैक्रों पहुंच चुके हैं, ये देखिए तस्वीरें, वहां पर उनको रिसीव करने के लिए इजराइल का हाईली डेकोरेटेड डेलीगेशन मौजूद है पहले से ही, और मुलाकात होगी। क्या बात होगी इस पर भी हमारी नजर है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण दौरा यूरोपियन कंट्री के प्रमुख का, मैक्रों पहुंच चुके हैं इजराइल, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सिंह सर, ये जो तस्वीर है इसको आप देखकर क्या कहना चाहेंगे? एक रेस सी लगी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में इजराइल की धरती पर आने, नेतन्याहू को सपोर्ट करने की। देखिए रवि, इस समय जो पश्चिमी देश हैं ये एक पूरी एकता दिखाना चाह रहे हैं, खास करके जैसे यूक्रेन में और नाटो में इनकी एकता हुई थी, पर वहाँ पे ऑपरेशन इतने मजबूती से नहीं चल रहे, डाइल्यूशन हुई है।
अभी प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट और इजराइल को साथ देना है। इसलिए जो पश्चिम देश के हेड्स ऑफ स्टेट हैं वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और दूसरा है, जैसे उनके अमेरिकन जनरल भी आए थे अभी, ये मेरीन कोर के फॉर्मर कमांडर। देखो, इजराइल बहुत चाहता है कि दूसरा फ्रंट खोल ले अगर हिजबुल्लाह वगैरह तंग करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो एडवाइजरी भी मिल रही है हेड्स ऑफ स्टेट से इजराइल को कि इस समय अपने आप को संभाले। और दूसरा है कि काउंटर करना है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इसमें, इस एरिया में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सारे देशों का टूर किया है। सर, ये काउंटर स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और मैक्रो के इजराइल दौरे से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे। एक बड़ी खबर इस बीच बता दें, फिर बाकी मेहमानों से चर्चा करेंगे। इस बीच गाजा में बमबारी पर ताजा अपडेट आया है। बमबारी लगातार हो रही है और गाजा में 24 घंटे में भीषण बमबारी हुई है। 400 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली आर्मी ने ये जानकारी दी है। तो बॉम्बिंग लगातार जारी है और देखिए गाजा पर बमबारी का खौफनाक वीडियो सामने आया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा पट्टी में घर पर भीषण हवाई हमला हुआ है। दीर अल बल्लाह में एक घर पर यह हमला हुआ, यह बमबारी हुई है और कैसे पल भर में यह पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हो गया। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, इजरायल युद्ध पर बराक ओबामा का बड़ा बयान आया है। ओबामा ने इजरायल को आगाह किया है, दुश्मनों को मौका न देने की ओबामा की तरफ से सलाह दी गई है। वैश्विक सपोर्ट खोने का भी खतरा नजर आ रहा है। और आइए देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से बड़ी बातें क्या कही उन्होंने, उस पर नजर डालते हैं। नंबर 1, इजरायल को अपने लोगों की सुरक्षा का अधिकार है, वो ये कह रहे हैं। नंबर 2, इजरायल को अपने सख्त रुख पर भी सोचना होगा और इजरायल की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, यह भी कहा गया। इजरायल के वैश्विक सपोर्ट पर असर हो सकता है। जो 7 नसीहत है वो बता रहे हैं, इजरायल के दुश्मन मौके का फायदा उठाएंगे। छठी नसीहत, इलाके में शांति की लंबी प्रक्रिया बाधित होगी, ये भी वो कह रहे हैं। और 7वीं, मिडिल ईस्ट में अशांति इजरायल के भी हक में नहीं है, यानी कि अगर वहां पर पीस का माहौल नहीं रहता है तो ये हक में नहीं होगा इजरायल के भी। राजेश सर, ये एंटायर सिचुएशन, ये सजेशंस, देखिए आप ओबामा भी अब मैदान में आए, उनका भी बयान सामने आ रहा है। वाकई में पीस के लिए कोई रास्ता है का नेतन्याहू के पास, इजरायल के पास? जो बात ओबामा कह रहे हैं कि पीस तो इजरायल के भी फेवर में, वो भी जरूरी है उनके लिए। देखिए, ये जो पीस का सवाल है ये तो 1948 से चला आ रहा है, अभी तक तो हुई नहीं, और कोई आसान रास्ता भी नहीं है। हिदायत देना दूर से आसान है, लेकिन जो इजरायल फेस कर रहा है उसको इन सब हिदायतों पे चलना बहुत मुश्किल लगेगा। उनको ज़रूर है कि सबसे पहले, अभी देखिए क्राइसिस को किस फेजेस में अगर हम डिवाइड करें तो पहला फेज़ ये है कि सबसे पहले बंधकों को रिहा किया जाए। उसके बाद जो है हमास अगर टेबल पे आता भी है और नेगोशिएशंस भी होती हैं, मतलब सब मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें भी जो है हमास की क्या मांगे होंगी, क्या उनको पूरा करना। सवाल ये भी है ना कि जिस संगठन ने इतना कत्लेआम मचाया हो, क्या उससे बातचीत होनी चाहिए? मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ। एक और बड़ी खबर है, मध्य गाजा में इस वक्त भारी तबाही मची है और नुसीरत कैंप पर बमबारी की गई है। बमबारी में कई मकान तबाह हो गए हैं। इजरायल ने रात के वक्त बड़ा अटैक किया है। और देखिए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बेहद ही अलग तस्वीरें, क्योंकि इजरायल पहुंच रही हैं अमेरिकी मिसाइलें। जी हां, अमेरिकी मिसाइलें इजरायल पहुंच रही हैं। हमास पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी के ये संकेत हैं। गाजा बॉर्डर पर मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। तो अमेरिकन मिसाइल्स गाजा बॉर्डर पर, यानी कि ये एक बड़े हमले की तैयारी है।